नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल न्यू मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का मैथ्स। कक्षा 9वीं के मैथ्स में पढ़ेंगे हम लोग अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो देखिए बच्चों, संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ, संख्याएं बता देता हूँ। ठीक है, इन संख्याओं की आवश्यकता हमें चैप्टर नंबर 1 में लगेगी जब हम प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को बेसिक समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो पहले नंबर पर लिखा है मैंने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे हम कहां तक चले जाएंगे? डैश डैश, इसको बोला जाता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको बोला जाता है अनंत। जैसे हम चले गए अरब पे चले गए, फिर खरब आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। एक संख्या ऐसी आएगी जिसको अब हम गिन नहीं सकते, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इन्फिनिटी, जिसको बोला जाता है हिंदी में अनंत। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 100। तो 100 एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि 100 1 से लेकर अनंत के बीच में आता है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 105। तो देखिए 105 कैसी संख्या है? 105 प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि 105 1 और अनंत के बीच में आता है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। कितना लिखा है मैंने? 10,000। तो बताइए 10,000 प्राकृत संख्या है या नहीं? तो 10,000 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर अनंत के बीच में आता है, इसलिए 10,000 कैसी संख्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए प्राकृत संख्या के बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने जब प्राकृत के बारे में बताया था तो प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती थी? 1 से प्रारंभ होती थी। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या को हमने 1 से प्रारंभ किया था, लेकिन कुछ संख्या क्या होती है? 0 के साथ होती है। जैसे मैंने लिखा 10, 10 के साथ क्या लगा है? 0। फिर लिखा है मैंने 20, 20 के साथ क्या लगा है? 0। मैंने लिखा 100, 100 के साथ क्या लगा है? 0। इसका मतलब है आगे जब हम संख्याओं में बढ़ेंगे तो हमें 0 की भी आवश्यकता लगती है। 0 के बिना ना तो 10 बनेगा, ना 20 बनेगा, ना 100 बनेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आ रहा था, इसलिए हम क्या कर रहे थे कि 1 के पहले क्या लगा देते? 0 लगा देते। 1 के पहले क्या लगा देते? 0। तो ये सारी की सारी संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण बन जाएगी, पूरी पूरी हो जाएगी। इसलिए पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होगी? 0 से प्रारंभ होती है। तो 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ऐसे कहां तक चले जाएंगे हम लोग? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो बताइए 5 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? हाँ है। 6 पूर्ण संख्या है या नहीं? है। यहाँ पर 100 लिखा मैंने, बताइए 100 एक किस संख्या है? तो 100 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि देखिए जैसे लिखा 11। ठीक है, क्या लिखा है? 11। तो 11 आपका प्राकृत में भी आता है और पूर्ण में भी आता है। तो आप बोलोगे कि 11 एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पर, बताइए एक पूर्ण और प्राकृत दोनों है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक पूर्ण और प्राकृत दोनों। क्यों? क्योंकि एक प्राकृत संख्याओं में भी आता है और एक किस में आता है? पूर्ण संख्याओं में भी आता है। ठीक है,
तो एक क्या हो गई, प्राकृत संख्या भी होती है और एक पूर्ण संख्या भी होती है। अब यदि मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, बोलो 0 एक कैसी संख्या है, तो 0 एक प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर प्राकृत संख्या है तो कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है। तो 0 तो एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, किंतु 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है आपका परिमेय संख्या। आगे आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है, ये जो बटे वाला q है, q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 आ जाता है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने लिखा 2/4 या मान लो 2/3 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 2/3। तो बताइए 2/3 एक कैसी संख्या है, तो 2/3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बताइए 1/5, 1/5 कैसी संख्या है, तो 1/5 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये p बटे q के रूप में। अब देखिए मैंने लिखा है 2/0, कितना लिखा है, 2/0, तो 2/0 एक परिमेय संख्या होगी, तो 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बटे में क्या आ गया, 0, और हमारी परिभाषा क्या कहती है कि p बटे q तो होना, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये p बटे q के रूप में तो है, लेकिन q का मान कितना आ गया, 0, इसलिए 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। चल 3/0, तो 3/0 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बटे में कितना आ गया, 0। अब देखिए मैंने लिखा 0/3, कितना लिखा है, 0/3, तो 0/3 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये p बटे q के रूप में तो है और बटे में 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारी 3 परिभाषाएं हो गई है। तो देखिए प्राकृत संख्या के बारे में क्या देखा हम लोगों ने, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताओ 0 प्राकृत और पूर्ण दोनों है या नहीं, तो आप लोग क्या बोलोगे, नहीं सर 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, बताइए एक प्राकृत संख्या है या नहीं, तो एक प्राकृत भी है और एक पूर्ण संख्या भी। क्यों, क्योंकि एक प्राकृत संख्याओं में भी आता है और एक पूर्ण संख्याओं में भी आता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होता है। ठीक, चलो आगे देखिए, परिमेय के बाद आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या है वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, जिसमें एक के अलावा सिर्फ खुद का भाग जाए उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है मैंने 2, कितना लिखा है, 2, 2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य। क्यों, क्योंकि 2 में एक का भाग भी चले जाएगा और खुद का भाग भी चले जाएगा। फिर लिखा है मैंने कितना, 3, तो 3 में एक का भाग भी चले जाएगा और 3 में खुद का भाग भी जाएगा। फिर लिखा है मैंने यहाँ पर 5, तो 5 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 में एक का भाग भी चले जाएगा और 5 में स्वयं का भाग भी जाएगा। 5 के बाद आता है आपका 7, तो देखिए 7 में खुद का भाग भी जाएगा और एक का भाग भी जाएगा। तो ये सारी की सारी संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 7 के बाद क्या आता है आपका, 11 आता है, तो 11 एक कैसी संख्या है, अभाज्य। क्या बताया मैंने, जो एक के भाग में जाए और जिसमें स्वयं का भाग जाए उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, अनंत। ठीक है,
तो यदि मैं पूछ लूं आप लोगों से, बताइए अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आता है अभाज्य के बाद सम संख्या। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग चले जाए। ठीक है, जिसमें 2 का भाग चले जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, जिसमें 2 से भाग जाए। ठीक है, तो जिसमें 2 से भाग जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है मैंने क्या, 2, तो 2 में 2 का भाग चले जाता है। देखो ये 2 लिखा, 2 में 2 का भाग लगा है, कितनी बार आता है, एक बार। हाँ, 2 में 2 से भाग चले गया तो 2 एक किसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, 2 के बाद आता है 4। ठीक है, 4 में 2 का भाग चले जाता है। हाँ, ये देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में। तो 4 में 2 का भाग चले गया, इसलिए 4 कैसी संख्या है, सम। 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है आपका 8, 8 के बाद 10 आता है। ये सारी की सारी संख्या किसी संख्या है, सम संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का भाग चले जाएगा। इसी प्रकार डेश डेश कहाँ तक चले जाएंगे, हम अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी संख्याओं को क्या बोला जाता है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग चले जाए। ठीक है, इन सारी संख्याओं में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी, सम। आगे देखिए, सम के बाद इसका उल्टा, सम का उल्टा होता है विषम संख्या है। तो देखिए अब जिसमें 2 का भाग गया था उसे मैंने क्या नाम दिया, सम। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, विषम। बताइए कौन कौन सी संख्या विषम संख्या होती है, तो देखिए मैंने लिखा 1, 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, एक कैसी संख्या हो गई, विषम। 1 के बाद आता है आपका 3, क्या 3 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 3 कैसी संख्या हो गई, विषम। 3 के बाद आता है 5, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 5 कैसी संख्या हो गई, विषम। 5 के बाद आता है 7, 7 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 7 कैसी संख्या हो गई, विषम। इसे डेश डेश करके कितना ले जाओगे आप लोग, इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक है, तो अनंत के बारे में मैंने क्या बताया था, जिसको हम नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अनंत। ठीक है, तो कितनी परिभाषाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 परिभाषाएं हो गई है। तो पहला हमने क्या देखा था, प्राकृत संख्या है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याओं को क्या देखा था, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। परिमेय संख्या के बारे में क्या देखा था, जो P/Q के रूप में तो होती है, लेकिन Q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या देखा, कि जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, सम संख्याओं के बारे में क्या देखा, जिसमें 2 से भाग चले जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या के बारे में देखा था, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे एक संख्या और बची है, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, यदि मैंने यहाँ पर बीच में लिखा है 0, कितना लिख दिया है, 0। अब मैं 0 से जाता हूँ बाईं तरफ, उल्टा चले जाता हूँ बाईं तरफ, और 0 से मैं चले जाता हूँ दाईं तरफ। तो देखिए हम हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, दाएं से बाएं जा रहा हूँ, तो उल्टा हो गया। जब हम उल्टा जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में। तो -1
-2 -3 ऐसे कहाँ तक चले जाओगे, -इंफिनिटी तक चले जाओगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाएं से दाएं सीधा चल रहा हूँ, तो सीधा जाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डैश डैश कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, प्लस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो जो संख्या है -इंफिनिटी से कहाँ तक जाती है, प्लस इंफिनिटी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी प्लस वाली संख्या है इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। क्यों, क्योंकि ये सारी संख्याओं के साथ धन का चिन्ह है, और जिन संख्याओं के साथ माइनस या ऋण का चिन्ह होगा उसे हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपको पूछ लिया जाए, बताइए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। बताइए 0 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं, तो 0 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि देखिए इन संख्याओं के बीच में 0 भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में मैंने कहाँ से बताया, 2 से। आप लोग बोलोगे सर 1 क्यों नहीं अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये मैंने लिखा है 1। ठीक है, तो ये जो आपका 1 है ना, तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जा रहा है। ठीक है, 1 में 1 का ही भाग जा रहा, और 1 को ही क्या बोल रहे, स्वयं से भी जा रहा, मतलब एक ही संख्या से जा रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है, 2 में 1 का भाग भी जाता है, 2 में 2 का भाग भी जाता है, तो जिसमें 1 का भाग जाए और जिसमें स्वयं का भाग जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य। लेकिन 1 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 1 के साथ तो क्या हो रहा है, सिर्फ 1 का ही भाग जा रहा है। तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद हम चैप्टर 1 में संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। ठीक है, और वहां पर मैं आपको सवाल सोल्व करवाना बताऊंगा। तो आज यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।